हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कावेरी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अराल सी को लेकर के, तो अराल सी को अगर हम मैप में व्यू करें, अराल सी एक एंडोरिक लेक है और लोकेशन की अगर हम बात करें अराल सी की, तो अराल सी के नॉर्थ में कजाकिस्तान कंट्री एंड साउथ में उज्बेकिस्तान कंट्री। मींस कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो बिटवीन एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर लोकेटेड है अराल सी। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एंडोरिक लेक। जो एंडोरिक लेक या फिर एंडोरिक बेसिन जो होता है, जिसको हम क्लोज्ड या फिर इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, कोई भी वाटर बॉडी, इसमें वाटर का इनफ्लो तो हो रहा है लेकिन आउटफ्लो नहीं हो रहा है। मींस अराल सी में जो रिवर है वो वाटर को यहाँ पर डिस्चार्ज कर रही है, लेकिन अराल सी से जो वाटर है वो किसी और वाटर, एक्सटर्नल वाटर बॉडी जैसे कि किसी अदर रिवर में या सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर वाटर का बैलेंस कैसे होगा, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन बाद में आउटफ्लो नहीं है। तो इवेपोरेशन के प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में चलता रहता है। अराल सी से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें, देखो जो अराल सी है वो 1960s के बाद में ये जो है वो श्रिंकिंग होने लग गया था। अगर हम इसके ओरिजिनल पार्ट को अगर हम डिस्कस करें तो कभी पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट लेक के रूप में हुआ करता था अराल सी, लेकिन टाइम के साथ में जैसे जैसे सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पर वो रिवर जो वाटर की अवेलेबिलिटी करती थी अराल सी में, उनको डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने लग गई और जो अराल सी जो है वो ड्राइड अप स्टेज में चला गया। 1997 तक अराल सी का 10% पार्ट जो है वो श्रिंक हो चुका था और जो अराल सी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो कंप्लीट अराल सी जो है वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो अराल सी है यहाँ पर स्मॉल आइलैंड बनने लग गई। बीच बीच में जो है वो सोइल एरिया शो होने लग गया और फिर कहीं कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी रहने लगी। इसीलिए जो अराल सी है इसको प्रेजेंट टाइम में सी ऑफ आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। 1997 की अगर हम बात करें तो जो अराल सी है वो मेजोरिटी में 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको नॉर्थ अराल सी, यहाँ पर ईस्ट अराल सी, यहाँ पर वेस्टर्न अराल सी और सदर्न अराल सी के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद में 2010 तक अगर हम बात करें तो इसका जो सदर्न पार्ट है वो लगभग कंप्लीट सूख गया और इसके जो ईस्टर्न पार्ट है वो एक डेजर्ट रूप में, डेजर्ट एरिया के रूप में चेंज हो गया है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं अराल सी से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डिस्कस किया था एंडोरिक लेक के बारे में, तो अगर हम वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम में और भी एग्जांपल डिस्कस करें तो एंडोरिक लेक के रूप में जो कैस्पियन सी है वो भी एंडोरिक लेक का ही एक एग्जांपल है। ओके, द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है महाराष्ट्र स्टेट को लेकर के। वहाँ के जो सीएम है उद्धव ठाकरे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट आज वहाँ पर होने वाला है उसके अप्रूवल के लिए स्टे मांगा था कि कुछ टाइम के लिए जो फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होने वाला है उसको आप रोक दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी वहाँ के गवर्नर ने जो क्लियर किया है, मिस्टर कोश्यारी जो वहाँ के गवर्नर हैं, उनसे अपील की थी अपोजिशन पार्टी ने कि वहाँ पर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसके पास में मेजोरिटी नहीं है और उसी के बेसिस पर वहाँ पर फ्लोर टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और जो भी उनकी पार्टी से बिलोंग करते हुए जो भी लेजिस्लेटर से जो ऐसा बोल रहे थे कि गुवाहाटी में उनकी अवेलेबिलिटी है, वो वापस यहाँ पर रिटर्न हो रहे हैं और वो आज जो है वो किस तरीके से कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, अब सीएम से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 164 जो है उसमें बता रखा है कि हमारा जो स्टेट का जो सीएम होता है उसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट करता है। ओके,
किसी भी पार्टी, कोई भी जो लेजिस्लेचर है उसमें जब इलेक्शन होते हैं तो उस पार्टी में उस लेजिस्लेचर में, मान लो किसी स्टेट में, जैसे हम राजस्थान की अगर हम बात करें तो उसमें 200 सीट हैं, तो 200 सीट में किसी भी पार्टी को यहाँ पर जो मेजोरिटी मिल रही है तो उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको गवर्नर जो है वो अपॉइंट कर देता है सीएम। लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर जो भी यहाँ पर पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है उसको अपनी जो मेजोरिटी है वो प्रूफ करते रहनी होती है। इसी को बेसिस बना करके अभी महाराष्ट्र में इशू चल रहा है कि वहाँ के कुछ मेंबर जो हैं, जो पहले शिवसेना से बिलोंग करते थे या उसके एसोसिएटेड जो पार्टीज़ हैं उनसे बिलोंग करते थे, उन्होंने अब एक तरीके से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, जिसकी बेसिस पर ये लग रहा है कि वहाँ की जितनी भी सीट्स हैं, जिसमें से कुछ सीट जो हैं वो एक तरीके से दूसरी पार्टी में चेंज हो सकती हैं, दूसरी पार्टी को वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो उनके पास में मेजोरिटी थी वो माइनॉरिटी में चेंज होती जा रही है और उसके बेसिस पर लग रहा है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो सकती है। ओके, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, जब तक जो सीएम की जो टेन्योर जो होता है, सीएम का जो टर्म होता है वो एक ऐसा बोलते हैं कि उनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बोला गया, लेकिन ये बोला गया है कि जब तक उनके पास में मेजोरिटी है उनको कोई रिमूव नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है जीएसटी को लेकर के, जीएसटी में जो जीएसटी काउंसिल की अभी जो मीटिंग चल रही थी उसमें कुछ हाउस होल्ड आइटम्स के ऊपर जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज़ किया गया है। ओके, यहाँ पर पहले जो रेट थी वो लगभग 12%, 5%, 12%, उन सभी को इंक्रीज़ करके, और कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं जिनमें कम भी किया गया है। ये सभी क्यों किया गया है? क्योंकि हम जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में बार बार डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो सेंटर है उनको ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि स्टेट को वो मनी की अवेलेबिलिटी करवा सकें। क्योंकि कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो स्टेट्स के पास में जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और उनके पास में मनी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसी के बेसिस पर जो टैक्स कंपनसेशन सेस को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो पहले 2022 तक ही इम्प्लीमेंटेड था उसको अब 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखो, राजस्थान जो स्टेट है उसमें उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक इशू देखने को मिला। कुछ लोगों ने वहाँ पर एक टेलर की शॉप वहाँ पर जाकर के अटैक किया और उसके बाद में जो टेलर थे वहाँ पर कन्हैया लाल, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में एक वीडियो शेयर किया जाता है जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो नेट है, इन सभी जो भी टूल्स है, सोशल मीडिया, इन सभी को काउंटर करने के लिए, ताकि ये जो भी हमारे सोशल जो हार्मनी है वो रेगुलर रह सके और कोई भी इशू क्रिएट ना हो, तो ये सारी वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ अप्लाई कर रखे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर नेट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और इसी की वजह से हमारी जो Q&A सीरीज जो है वो भी रेगुलर नहीं हो पा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इशू हुआ है और इस इशू में अगर जो हमारा एडिटोरियल पेज है उसके बारे में, उस पर भी इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कुछ लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी कर लिया गया है। आप सभी को पता है हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो कल्चरल बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजियस बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उन सभी को एक साथ लेकर के चलना और सभी के बीच में कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन को मेंटेन करना हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसकी एक मेजॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर अगर हम NIA से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की बात करें तो NIA को 2008 में एक एक्ट आया था और उसके थ्रू ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उनको काउंटर करने के लिए काम करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। इसके ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्टेट हैं वो अर्ज कर सकते हैं कि हमारे स्टेट में इशू है और आप NIA को अप्रूवल दीजिए, NIA को अप्रूवल दीजिए कि हमारे स्टेट में इस प्रॉब्लम को वो जांच करे। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो खुद है वो अपने लेवल पर भी स्टेट में या इंडिया में कहीं पर भी कोई इशू चल रहा है उसको सोल्व करने के लिए भी NIA को पावर दे सकती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं NIA से रिलेटेड। NIA का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसको सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। ओके, 2008 में हमारे इंडिया में जब अटैक हुआ था, टेररिज्म अटैक 26/11 के नाम से इस अटैक को जानते हैं, बॉम्बे में ये अटैक हुआ। उसके बाद में ये जो एजेंसी है इसको एस्टेब्लिश किया गया था कि टेररिज्म से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एक लेवल पर, एक जगह पर सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है
गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लेकर के इलेक्शन हुए। जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें जो दार्जिलिंग हिल्स वाला जो रीजन है वहाँ पर उस एरिया को गवर्न करने के लिए रीजनल ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई थी 2011-12 में। अब वहाँ पर इलेक्शन हुई तो वहाँ पर अनीत थापा, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिश की थी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा, उनको 45 सीट्स में से 27 सीट्स मिली हैं। अब ये क्या है, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसको लेकर के क्या इशू हुआ 2017 में अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले जो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसमें इस एरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हुआ था। देखो हमारे इंडिया के मैप को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इंडिया के मैप में ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर अगर हम बात करें ये ओके, तो ये जो रीजन है वो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है और यहाँ तक कनेक्ट होता है तो नेपाल के साथ में इसका जो नर्दर्न पार्ट है, मतलब वेस्ट बंगाल का जो नर्दर्न पार्ट है वो नेपाल के साथ में कनेक्टिविटी करता है। नेपाल के साथ में कनेक्टिविटी होने की वजह से वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो बंगाली जो लैंग्वेज है उसको मेजोरिटी में प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नर्दर्न पार्ट है वहाँ पर अगर हम कल्चरल लेवल पर देखें और एथनिक लेवल पर देखें तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो इन्फ्लुएंस है नेपाली कल्चर के साथ में। तो टाइम के साथ में 1980s के टाइम में या उससे पहले ही इस एरिया को अपने आप में इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करने लगी और यहाँ पर कुछ लोगों ने एक कोशिश किया, एक रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि ये जो एरिया जो है गोरखालैंड जो एरिया है ओके, यहाँ पर जो मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन रहती है जिसके ऊपर नेपालीज इन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के कल्चर और ट्रेडिशन के बेसिस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, जब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसीजर भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद में यहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने ये डिमांड की कि हमें 6th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया जाए। तो आपका क्वेश्चन ये है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन फिर 2011 में इस एरिया को ऑटोनोमस एरिया के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, कुछ स्पेशल पावर दी गई इस एरिया को कि आप यहाँ पर अपने आप को गवर्न करने में इन पावर का यूज कर सकते हो ओके। तो ये गोरखालैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस रीजन है जिससे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। और बेसिक रीजन क्या था इसको इंडिपेंडेंट होने का, वो बेसिक रीजन ये था कि कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 4 पर, यहाँ पर जो पंजाब स्टेट के जो सीएम हैं, जब वहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे तो वहाँ की जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि पंजाब में जो भी वीमेन हैं उनको एवरी मंथ 1000 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो वहाँ के सीएम भगवंत मान ने क्लियर किया है कि जल्दी उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर के है। तो तमिलनाडु के सीएम ने अर्ज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप अलाउ मत कीजिए कर्नाटका गवर्नमेंट को कि वो मेकेदातु प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जाकर के आप काम करोगे। मेकेदातु प्रोजेक्ट क्या है, देखो जो कावेरी रिवर है, अगर हम इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो कावेरी रिवर का ओरिजिन जो है वो कर्नाटका स्टेट से होता है और कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका स्टेट से पास होने के बाद में तमिलनाडु में एंट्री करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। तो यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु का जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर कावेरी रिवर और उसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अर्कावती रिवर, उन दोनों के कन्फ्लुएंस वाले रीजन पर एक मेजर काफ़ी डीप गोर्ज बनता है और उसी एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए कर्नाटका चाहता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश किया जाए, एक डैम एस्टेब्लिश किया जाए ताकि कावेरी रिवर का जो वाटर है उसको मेजोरिटी में यूज किया जा सके कर्नाटका स्टेट को लेकर के। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें बताया गया था कि कावेरी रिवर का जो राइपेरियन जो एरिया है, मीन्स तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और कावेरी रिवर के वाटर से वहाँ पर मेजर बहुत सारे जो बेसिक प्रोविजन हैं उन सभी में इंक्लूड किया जाता है इसके वाटर को। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु स्टेट को लेकर के ओके। तो ये मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर,
यहाँ पर जो अभी फ्रंट पेज पर जो हमने डिस्कस किया, राजस्थान के उदयपुर में जो इशू देखने को मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है कि हमारे इंडिया में जिस तरीके की जो कल्चर डाइवर्सिटी है उन सभी को हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में बता रखा है कि पॉलिटिकल बेसिस पर इस तरीके के जो इशू होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से जो कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंटी डिफेक्शन लॉ। प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर हम काफ़ी लंबे टाइम से देखें तो अदर स्टेट में इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं। इस आर्टिकल में वो ही बेसिक प्रोविज़न रखे गए हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था कि जो लेजिस्लेटर हैं वो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उस इशू को हम मेंटेन कर पाएँ। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, लेकिन जिन बेसिक प्रोविज़न को काउंटर करने के लिए लॉ लाया गया वो बेसिक प्रोविज़न तो काउंटर हो ही नहीं पाए। इस आर्टिकल में बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो पार्ट है उसमें क्लियरली बोल रखा है, क्लियरली उसमें अलग तरीके से सारी बातें जो हैं वो क्लियर कर रखी हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ किन किन बेसिस पर इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इस आर्टिकल में जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें पैराग्राफ 4 जो है उसमें क्लियरली ये बात रख रखी है कि अगर किसी भी पार्टी जो है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होती है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 लेजिस्लेटर जो है वो अगर दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो उनके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ मर्ज नहीं होगा। लेकिन ये राइटर जो हैं इनका ये बोलना है कि ये जो पैराग्राफ 4 है, अगर इसको हम कलेक्टिवली फॉर्म में स्टडी करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई और फिर इसके 2/3 लेजिस्लेटर जो हैं वो अप्रूव करें उसकी मर्जिंग को, तभी जाकर के ये जो मर्जिंग है वो अलाउ हो पाई। तो अगर हम इसको कलेक्टिवली फॉर्म में स्टडी करते हैं तो इसका अलग जो है वो मीनिंग निकलता है, और इसको हम डिफरेंट करके मतलब दोनों को सेपरेट करके अगर इसको स्टडी करते हैं तो इसका अलग ही रिजल्ट निकल करके सामने आता है। तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि टाइम टू टाइम पैराग्राफ 4 को लेकर के यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं, तो उन रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो हमारी गवर्नमेंट है उसको काम करने चाहिए। दोबारा से हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है। 1999 में लॉ कमीशन जो है उन्होंने भी इस बात को रखा, और 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने सेम रिकमेंडेशन दी कि 10th शेड्यूल का जो पैराग्राफ 4 है उसको हम जो भी अनडिज़ायरेबल रिजल्ट्स को अगर हम रोकना चाहते हैं प्रेजेंट टाइम में तो हमें क्या करना होगा, इसको डिलीट कर देना चाहिए, या फिर इसकी सिचुएशन, इसकी रीडिंग की जो सिचुएशन है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक रिकमेंडेशन कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल और आया था और उसमें ये बोला गया था कि इस तरीके से जो लेजिस्लेटर जो अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं उसमें हमें 10th शेड्यूल में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि उन लोगों के ऊपर 6 ईयर का बैन लगाया जाना चाहिए कि नेक्स्ट 6 ईयर तक आप जो है वो चुनाव में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इन्हीं बेसिस पर जो इशू है वो इजीली सॉल्व हो पाएगा। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ जिसका काफ़ी ज़्यादा वायलेशन किया जा रहा है, ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इनको काउंटर करने के लिए, इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम दी जाती हैं उनकी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनको एप्लीकेबल करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अफगानिस्तान में अभी जो इशू चल रहा है उसके बारे में। तो इंडिया को लेकर के यहाँ पर क्या क्या चैलेंज है, देखो आप सभी को पता है कि इंडिया ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान में हम कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि अफगानिस्तान के थ्रू जो है अफगानिस्तान में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ के लोग जो हैं उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, इंडिया की भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक जो रीच है वो इजीली हो पाई। और इसी के बेसिस पर इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट भी किया। लेकिन तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो इंडिया ने जब अपनी एम्बेसी क्लोज़ की, हालांकि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिले थे, तो उसके बाद में इंडिया ने दोबारा से वहाँ पर असिस्टेंस देने की कोशिश की, ग्रेन की अवेलेबिलिटी करवाई, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की, क्योंकि वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसके बाद में अगर हम बात करें तो यूएन ने अर्ज किया है सभी कंट्रीज़ से, तो यहाँ पर ताइवान जो है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। वैसे अगर हम बात करें तो यूएन बॉडी में ताइवान नहीं है, क्योंकि चाइना जो है इसको लेकर के अपोज करता है कि ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है। इसके अलावा और भी अदर कंट्रीज जो भी बेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उन सभी ने सपोर्ट करने की कोशिश की है अफगानिस्तान में।
इंडिया ने भी अपनी अवेलेबिलिटी करवाने की कोशिश की है, अपनी जो असिस्टेंस है वो देने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि तालिबान को लेकर के जो भी इशू हैं प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमने ये डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि इंडिया की तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान कंट्री भी गया है। जो एम्बेसी हमने 2021 में जब तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया और हमने क्लोज़ की, उसको दोबारा से इंडिया ओपन करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अफगानिस्तान में जो भी इशूज हैं, इंडिया अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज करके अगर इंडिया के अकॉर्डिंग किसी एरिया में जो गवर्नमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया अपना जो पर्सनल जो अपने बेसिक बेनिफिट्स हैं उन सभी को सर्वाइव करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है कि वहाँ पर जो भी हमने इन्वेस्ट किया वो गलत तरीके से यूज ना किया जा सके। तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है कि अफगानिस्तान में अभी जो सिचुएशन चल रही है उन सभी को हमें काउंटर करना, वहाँ पर बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व करना, और इन सभी के लिए इंडिया का क्या क्या रोल हो सकता है। ओके, इंडिया का बेस्ट रोल हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो इंडिया से इन्फ्लुएंस होकर के, मतलब इंडिया से कनेक्टिविटी होकर के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी रहती है। तो उन सभी को इंडिया जो है वो अपने बेसिस पर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में डिस्कशन होना ज़रूरी है, तभी जा कर के उन इश्यूज को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, अभी नीति आयोग ने गिग वर्कर्स को लेकर के एक रिपोर्ट पास की है और इस रिपोर्ट में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हैं कि किस तरीके से गिग इकोनॉमी जो है वो हमारे इंडिया में टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रही है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि 2019-20 में इंडियन वर्कफोर्स में अगर हम बात करें तो 68 लाख लोग जो है वो गिग वर्कर्स हैं, जिसमें से टोटल वर्कफोर्स में से 1.3% जो हैं, मतलब टोटल वर्कफोर्स का 1.3% जो है वो गिग इकोनॉमिक वर्कर्स जो हैं वो बनाते हैं। इसमें अगर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में अगर हम बात करें, लगभग एक डेकेड अगो, मतलब 10 साल पहले ये जो एस्टिमेशन था वो लगभग 25 लाख ही था, लेकिन टाइम के साथ में अब इंक्रीज़ हुआ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में 38% है इनका पार्टिसिपेशन, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनका जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में गिग इकोनॉमी वर्कर का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। यहाँ पर जो गिग वर्कर्स जो हैं वो कौन होते हैं, तो नीति आयोग जो है उन्होंने फ़िल्टर किया है कि ऐसे वर्कर जो ये फॉलोइंग जो कैटेगरीज दे रखी हैं इन सभी को अगर फॉलो करते हैं तो वो जो वर्कर्स हैं वो गिग वर्कर्स बोले जाते हैं। टॉप 100 सिटीज़ से जो बिलोंग करते हैं उनको गिग वर्कर्स, इसके अलावा 18 to 45 ईयर के एज ग्रुप के वो होने चाहिए वर्कर्स। इसके अलावा उनकी एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी स्कूल और ग्रेजुएशन लेवल तक की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे इंडिया की मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो बॉटम 75% जो लोग होते हैं जिनसे जो बिलोंग करते हैं वो आते हैं गिग वर्कर्स में, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं वो आते हैं गिग वर्कर्स में। ओके, ये जो रिपोर्ट आई है इसका नेम है इंडियाज़ बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क। नीति आयोग ये रिपोर्ट लेकर के आया है और इस तरीके की नीति आयोग की ये फर्स्ट रिपोर्ट है गिग इकोनॉमी से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अभी आप सभी को पता है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई और नाटो ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसमें फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन किया। जो टर्की जो पार्ट है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का वो कुछ टाइम इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहा था कि इन दोनों कंट्रीज़ का इंक्लूज़न नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जो मीटिंग हुई है स्पेन मैड्रिड में उसमें जो भी इशू चल रहा था उसको सोल्व कर लिया गया और तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक जॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है ताकि जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। टर्की, फिनलैंड और स्वीडन की ट्राइलेटरल जो मीटिंग हुई है नाटो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसमें जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर लिया गया है। देखो पहले क्या इशू थे, पहले ये इशू थे कि जो टर्की है उन्होंने आरोप एलिगेशन लगाए थे फिनलैंड और स्वीडन के ऊपर कि कुछ टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश हैं और वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टर्की की जो इंटीग्रिटी है उसको वायलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी को लेकर के टर्की को कुछ इशू था कि ये जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पर जो भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उनको काउंटर करें और उन
ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करने की कभी भी कोशिश ना की जाए टर्की कंट्री को हानि पहुंचाने के लिए, उनको लॉस करने के लिए। तो इन बेसिक पॉइंट्स के ऊपर जो सभी कंट्रीज़ हैं वो डिसाइड किया है उन्होंने। फिनलैंड और स्वीडन ने अश्योर किया है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे आपके साथ में जो डिस्कशन हुआ है उन सभी को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको कोई भी फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे वाले एरिया से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनके ऊपर तीनों कंट्रीज जो हैं वो एग्री हुए हैं और फिर ये जो भी डिस्कशन है वो इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो टर्की अपोज क्यों कर रहा था, यही बेसिक रीजन था, इसीलिए वो अपोज कर रहा था। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें फिनलैंड और स्वीडन जो है वो क्यों जुड़ना चाहते थे नाटो ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका एक बेसिक रीजन था कि अगर हम बात करें तो फिनलैंड और स्वीडन को प्रेजेंट टाइम में क्रेमलिन जो है, रशिया की जो गवर्नमेंट है उसको क्रेमलिन के नाम से एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रशिया के खिलाफ में जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को एक डर था, एक फियर था कि आने वाले टाइम में उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो इसलिए वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी जो सिक्योरिटी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिनलैंड जो है वो 1340 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर एरिया शेयर करता है रशिया के साथ में। दूसरा स्वीडन जो है वो बॉर्डर एरिया शेयर नहीं करता है, लेकिन बाल्टिक सी जहाँ पर रशिया भी अवेलेबिलिटी है और स्वीडन की भी अवेलेबिलिटी है, तो बाल्टिक सी के थ्रू जो है वो स्वीडन के ऊपर अटैक हो सकता है। ओके। तो लैंड और सी बॉर्डर जो है वो रशिया के साथ में शेयर करते हैं फिनलैंड एंड स्वीडन, और उनको लगता था कि क्रेमलिन से उनको भी डायरेक्ट थ्रेट जो है वो देखने को मिल सकती है, और इसी को काउंटर करने के लिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि देखो यूक्रेन के ऊपर अटैक क्यों हुआ, क्योंकि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करना हो रहा था उस एरिया में। यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया चाहता था कि उसके बॉर्डर एरिया तक नाटो की अवेलेबिलिटी ना हो। अब यहाँ पर तो नाटो की अवेलेबिलिटी हो रही है, मतलब नाटो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो इशू चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में, जो सोल्व होना चाहिए वो तो सोल्व ना होने की जगह पर और ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकता है। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर इसरो ने बताया है कि आज जो है वो 3 सैटेलाइट जो हैं वो इसरो की लॉन्च होगी। ओके। इसमें जो इसरो है वो सिंगापुर फर्स्ट स्मॉल कमर्शियल सैटेलाइट कैरिंग SAR पेलोड, इनको भी इंस्टॉल यहाँ पर किया जाएगा। ओके। तो मतलब इसरो जो है वो अपने आप को एक तरीके से कमर्शियल लेवल पर, कमर्शियल मिशन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसरो से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। 1962 में इसरो को इनको स्पार के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1969 में जो इनको स्पार है इसका नेम चेंज कर दिया गया 1969 में, और इसको इसरो के नाम से एस्टेब्लिश किया गया। स्टार्टिंग में ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन था वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता था। फिर 1972 में गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उसको कमीशन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसरो जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है। आपका क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी जिसको बनाया गया था इसरो के द्वारा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वो फर्स्ट सैटेलाइट जिसको इंडिया ने ही बनाया और इंडिया ने ही लॉन्च किया था, फर्स्ट सैटेलाइट को इंडिया ने बनाया था लेकिन लॉन्च हमने कहीं और से करवाया था, वो सैटेलाइट जिसको बनाया भी हमने और लॉन्च भी हमने किया, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस टॉक है, डिफेंस स्ट्रेटजी को लेकर के डिस्कशन चल रहा है देहरादून में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसको लेकर के डिक्लेयर किया गया है 6 अगस्त को जो इलेक्शन है वो कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन लेजिस्लेचर, इन सभी के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन कंप्लीट करवाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी है डेट को। इसके अलावा ये बताया है, कुछ बातें बताई हुई हैं बेसिक फैक्ट्स जिनको हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो
जिस तरीके से हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि डायरेक्टली पॉपुलेशन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के मतलब लोकसभा के और राज्यसभा की, और इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओके, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके इलेक्शन में जो है वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हमारे प्रोविज़न ये रखे जा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन में तब इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ये डिफरेंस क्यों है उनके इलेक्शन प्रोसीजर में। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्लियर किया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे स्टेट के हेड होते हैं, मतलब वो सेंटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए उनके इलेक्शन प्रोसीजर में स्टेट का भी पार्टिसिपेशन होता है और सेंटर का भी पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा को क्या करते हैं, हेडशिप चेयरमैनशिप देते हैं। इसके अलावा जब कभी भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली होती है, वैकेंट होती है, तब वो अपना जो रोल है वो प्रेसिडेंट के रूप में प्ले करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें तो प्रेसिडेंट जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों को रिप्रेजेंट करता है और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से स्टेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसीलिए उसका जो इलेक्शन है वो यहाँ पर किसके थ्रू होता है, सिर्फ सेंटर के जो लेजिस्लेटर हैं उनके थ्रू ही होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों में एक कॉमन चीज़ ये भी है कि दोनों का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी यहाँ पर विप अपॉइंट नहीं करते हैं। विप क्या होता है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो विप जो है वो अपॉइंट करते हैं, और जब विप अपॉइंट किया जाता है तो विप में क्या होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देगी और उसके जो मेंबर हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो जब भी अपना यहाँ पर वोट देंगे तो पहले शो करेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर शो करेंगे कि हमने इसको वोट दिया है। ये होता है विप का काम। तो यहाँ पर सीक्रेट बैलेट होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, इसमें ये प्रोसीजर नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर पहले तो एक लैंसेट की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है कि अगर हम बात करें कि डेथ के कुछ रीजन की यहाँ पर बताया गया है तो रोड एक्सीडेंट जो है वो सबसे बड़ा रीजन सामने आया है। मिनिस्ट्री रिपोर्ट 2020 में बात रखी गई है। के वेणुगोपाल जो हमारे अटर्नी जनरल हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स के लिए उनका जो पोस्ट की जो है उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है दोबारा से। अब ये अटर्नी जनरल क्या होते हैं, अटर्नी जनरल के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं अटर्नी जनरल, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब भी इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट होना होता है तो प्रिंसिपल एडवोकेट का रोल प्ले करते हैं। ये जो अटर्नी जनरल जो होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 जो है वो बताता है, इसका पार्ट 1, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं अटर्नी जनरल को, किसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के ऊपर। कौन पर्सन जो है वो अटर्नी जनरल अपॉइंट हो सकता है, कोई भी पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मतलब उसमें सारी क्वालिफिकेशन हो तो उसको अटर्नी जनरल बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो आर्टिकल 52 से 78 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, और ये जो पार्ट 5 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो भी फार्म से रिलेटेड जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए, ताकि जो भी इश्यूज है उन सभी को क्रेडिट से रिलेटेड, सीड की अवेलेबिलिटी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको हम ऑनलाइन तरीके से ही उनको सॉल्व कर सकें। G20 की जो मीटिंग है उसको जम्मू एंड कश्मीर में करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिल्ली में इनकी मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें
वो नाटो डील जो हुई है जिसमें टर्की ने अलाउ किया है कि फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन कर सकते हैं, उस डील के बारे में यहाँ पर बता रखा है। दूसरा, यहाँ पर तालिबान ने यूएस ऑफिशियल्स के साथ में डिस्कशन किया है कि अर्थक्वेक की वजह से जो इशू देखने को मिला है अफगानिस्तान में उसको सॉल्यूशन दिया जाए, उसके लिए रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं द हिंदू के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।